स्वागत है आपका एक बार फिर सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम में हर हफ्ते हम बात करते हैं बचत और निवेश के नए नए तरीकों की। हमारे एक्सपर्ट्स आपके जहन में उठ रहे सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। पहला कदम के पिछले कई एपिसोड में हमने बात की म्यूचुअल फंड्स की। हमें उम्मीद है कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश को लेकर आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप अब भी हमें लिख सकते हैं सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर या फिर हमारी वेबसाइट pehlakadam.in पर अपना संदेश आप हमारे लिए छोड़ सकते हैं और हम आपके सवालों के जवाब आगे भी देते रहेंगे। लेकिन आज बारी है इंश्योरेंस की ओर पहला कदम बढ़ाने की। हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल, स्वागत है आपका। इंश्योरेंस के बारे में ये कहा जाता है कि जल्दी कोई प्लान नहीं करता, लोग सोचते नहीं हैं। सबको लगता है कि ये तो पता नहीं भरते रहेंगे, काम कब आएगा, किस दिन वसूल होगा। वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा उनके बारे में सोचे ना, तब भी लोग उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे किसी ने फोन किया और कहा कि मैं फलाना इंश्योरेंस एजेंट हूं या मैं इस कंपनी से बोल रहा हूं, लोग बिना सोचे समझे फोन काट देते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस के मामले में जो आपने कहा वो एकदम सही है। लोगों के मन में ये बैठ चुका है कि यहाँ देना ही देना है, मिलना कुछ नहीं है, वापस आना कुछ नहीं है। लेकिन ये सोच बदलने की जरूरत है। सोच बदलने की जरूरत इसलिए क्योंकि इंश्योरेंस कुछ कमाई करने के लिए नहीं है, कोई मुनाफा करने के लिए नहीं है, ये नुकसान से भरपाई करने का तरीका है। इंश्योरेंस है क्या? ये एक एश्योरेंस है, वादा है कि किसी एक सिचुएशन में आपका कोई नुकसान हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आकर उस नुकसान की भरपाई करेगी। अब वो उस नुकसान की भरपाई आपकी जिंदगी की कीमत के तौर पर हो सकती है। ये कहना बड़ा आसान है कि जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन कहीं न कहीं आप कुछ तो वैल्यू करना चाहेंगे। या फिर कोई आपकी एसेट है, कोई संपत्ति है जिसका नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई होगी। तो इंश्योरेंस बेहद साफ है। दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। एक तरफ इंश्योरेंस कंपनी है, एक तरफ कोई आदमी है जो अपनी जिंदगी के लिए या किसी और की जिंदगी के लिए इंश्योरेंस कराए या फिर अपनी किसी प्रॉपर्टी और एसेट्स के लिए इंश्योरेंस कराए, और अगर वो इवेंट हो जाए तो उसकी भरपाई हो सके। बिल्कुल। लेकिन अगर आप मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है जिस आदमी का इंश्योरेंस हो रहा है वो, या उसके कितने डिपेंडेंट्स हैं, किसके लिए ये काम में आने वाला है, उसके हिसाब से तय करना पड़ेगा? हाँ, ये जरूर है कि लाइफ इंश्योरेंस कई तरीके से किया जा सकता है, कई तरह के लोगों के लिए किया जा सकता है। बड़ा पॉपुलर तो यही है कि मैं मेरे लिए इंश्योरेंस करवा लूं, मेरी जिंदगी पर करवा लूं। दूसरा तरीका ये है कि मेरे जो डिपेंडेंट है, मेरे जो फैमिली मेंबर्स, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, उनके लिए मैं इंश्योरेंस करवा दूं, या फिर मेरे पेरेंट्स अगर मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तो उनका इंश्योरेंस करवा दूं। लेकिन आजकल बड़े पॉपुलर ग्रुप इंश्योरेंस भी होते हैं, जैसा कि कई सारे एम्प्लॉइज, उनके लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है कंपनी की तरफ से कि चलिए हमारे ये सारे एम्प्लॉइज हमारे लिए काफी अहमियत रखते हैं, इनके लिए इंश्योरेंस किया जाए। कई सारे ग्रुप्स का होता है, कई सारे समाज के लोगों का इंश्योरेंस होता है। तो आजकल ग्रुप इंश्योरेंस भी काफी पॉपुलर है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इंश्योरेंस है वो लाइफ में, मेरी खुद की लाइफ पर, मेरे डिपेंडेंट की लाइफ पर और मेरे रिलेटिव्स जो है उनकी लाइफ पर, तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर इंश्योरेंस है। बिल्कुल। तो एक जिसका आप खुद से इस्तेमाल करेंगे, जो कि आप एक्सीडेंट हो गया या तबीयत कोई खराब हो गई, आपको कोई सीरियस इंजरी हो गई, सर्जरी हो गई वगैरह, और दूसरे की अगर आप नहीं रहे तो फिर आपके परिवार के, आपके डिपेंडेंट्स के काम आएगा। ये हम कह सकते हैं मोटे तौर पे। बिल्कुल। दो रास्ते। और इसी तरह से ये दो तरीके जो अलग अलग हैं, ये इस तरीके से हैं कि एक लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है और दूसरा नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है। लाइफ इंश्योरेंस जैसा कि अगर आपने किसी की भी जिंदगी पर इंश्योरेंस लिया है, चाहे वो खुद की हो या चाहे दूसरों की, और वो अगर ना रहे तो आपको पैसा मिलेगा, तो वो लाइफ इंश्योरेंस है। लेकिन बाकी सारी सिचुएशन इसको छोड़कर अगर कोई इंश्योरेंस होता है तो वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है। और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के कई सारे अलग अलग प्रकार है। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर बताना चाहता हूं, वो ये कि जरूरी नहीं कि लाइफ इंश्योरेंस में आपको पैसा अगर आपकी डेथ हो जाए तो उसके बाद पीछे वालों को मिले। लाइफ इंश्योरेंस में भी अलग अलग तरह के इंश्योरेंस है जो हम आगे आने वाले एपिसोड में बात करेंगे कि आपके जीते जी भी पैसा मिल सकता है। क्योंकि उसमें सिर्फ इंश्योरेंस नहीं होता, इंश्योरेंस के साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी होता है, जिसे मनी बैक पॉलिसीज होती हैं, एंडोमेंट पॉलिसीज होती हैं, वो अलग अलग तरह की पॉलिसीज हैं। तो दोनों ही तरह के हैं। लेकिन ब्रॉडली आप ये मानकर चलें कि लाइफ इंश्योरेंस अगर आप ले रहे हैं तो अगर डेथ होगी तो ही नुकसान की भरपाई होगी किसी मुआवजे के तौर पर। नॉन लाइफ में जब आप ले रहे हैं
तो वो एक अलग तरीके का इंश्योरेंस हो जाएगा। ये लेकिन जो आप कह रहे हैं कि भरपाई के लिए दरअसल होता है, लेकिन मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग जो पूछते हैं और एजेंट जिस तरह से पिच करते हैं कि यहाँ पे इतना रिटर्न आया, देखिए इस पॉलिसी में हमने इतना डिविडेंड दिया, राइट, तो ये मुनाफा कमाने की चीज है या अपने नुकसान की भरपाई करने की, सुरक्षा करने की चीज है? देखिए, बिल्कुल भी आपको इंश्योरेंस मुनाफा कमाने के लिहाज से नहीं लेना चाहिए। ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ नुकसान की भरपाई वाला मामला है, चाहे वो फिर लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो। अगर कोई भी एजेंट आपको ये कहे कि आपको इतना पैसा लगाकर इतना मिलेगा, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखिए। अगर आपको कमाई करनी है तो उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर कहां करना है वो एक अलग चीज है, उसे देखिए, जो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आप इंश्योरेंस को सिर्फ और सिर्फ नुकसान की भरपाई के तौर पर देखिए। तो लाइफ इंश्योरेंस आप ले रहे हैं तो आपकी जिंदगी का जो नुकसान है उसकी भरपाई के तौर पर देखें। लेकिन नॉन लाइफ वो बेहद इंटरेस्टिंग है। और प्रदीप, नॉन लाइफ में लगभग सारे बाकी के इंश्योरेंस आ जाते हैं, जैसा कि मेडिक्लेम, जिसे हम पॉपुलरली हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसे हम मेडिक्लेम के नाम से जानते हैं। आप किसी भी कंपनी से मेडिक्लेम करवाएं, अगर आप बीमार हो गए, किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया और वो बीमारी कवर है उस इंश्योरेंस में, तो आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो सकता है, आपकी फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो सकता है, आपकी दुकान का इंश्योरेंस हो सकता है, कहीं कोई चोरी हो जाए, कहीं कोई आग लग जाए तो उसका इंश्योरेंस हो सकता है। आजकल तो अगर टेरर से कोई, आतंकवाद से कोई नुकसान हो जाए, उनका इंश्योरेंस होता है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, आप फ्लाइट में हैं, रेल में हैं, ट्रेवल इंश्योरेंस मिलता है आजकल, वो इंश्योरेंस किया जा सकता है। गाड़ियों का इंश्योरेंस कंपलसरी है, अगर आप कोई भी कार खरीदते हैं, रोड पर जा रहे हैं, तो उसका इंश्योरेंस होना जरूरी है। उस तरह के इंश्योरेंस होता है। तो अलग अलग तरह के इंश्योरेंस है, लेकिन इन सारे इंश्योरेंस में बात एक ही है, ये इंश्योरेंस आप मुनाफा कमाने के लिए आज से नहीं ले सकते। फर्ज करें कि मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, तो गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया, तोड़फोड़ हो गई, नुकसान हो गया, तो उतने नुकसान की भरपाई होगी। मैं वहां सोचूं कि मैं मुनाफा कमा लूंगा इंश्योरेंस लेके, ऐसा बिल्कुल नहीं। नई गाड़ी आ जाएगी। नई गाड़ी इन द सेंस कि हाँ, आपकी उस गाड़ी के बदले में उसी सिचुएशन की दूसरी गाड़ी मिल सकती है, या उतनी भरपाई हो सकती है कि आपकी गाड़ी पहले वाली सिचुएशन में आ जाए। लेकिन आप ये सोचे कि मेरी 5 साल पुरानी गाड़ी है, इंश्योरेंस ले लिया, ठुक गई, नुकसान हो गया, और इसके बदले में नई गाड़ी मिल जाए, वैसा नहीं होने वाला। अच्छा, आप जो कह रहे थे घर का इंश्योरेंस होता है, अब अगर मैंने घर पे लोन लिया है तो उसका भी इंश्योरेंस उसमें हो जाएगा? घर के लोन का इंश्योरेंस नहीं होगा, लेकिन एक ये जो सवाल आपने पूछा वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी समझना। समझिए, आपने 50 लाख रुपए का घर खरीदा है, 40 लाख रुपए का सामने लोन लिया, 10 लाख आपने अपफ्रंट दे दिए, 40 लाख का लोन लिया। अब 40 लाख के लोन के सामने आपको 10 साल, 15 या 20 साल जो भी टेन्योर है, आपको लोन की किस्तें भरनी पड़ेगी। खुदा न खास्ता अगर आपके कोई नुकसान हो जाए, आपकी जिंदगी पर नुकसान हो जाए, डेथ हो जाए, तो फिर ये कौन भरेगा? तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि जितना लोन अमाउंट है उतनी आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें अपनी लाइफ पर, या जो भी अर्निंग मेंबर है जो उसकी लोन की किस्त चुका रहा है, ताकि किसी भी वक्त अगर आपकी डेथ हो जाए तो उतना अमाउंट आपको कम से कम मिले जो कि आपके लोन के सामने एडजस्ट हो सके। पहली बात तो ये तो हुई जिसकी रीपेमेंट कैपेसिटी है, या जो रीपेमेंट करने वाला है लोन का, उसकी लाइफ किस तरह से इंश्योर हो। दूसरा जो है वो प्रॉपर्टी का, जो घर मैंने खरीदा, अगर उस घर में आग लग जाए, किसी तरह का कोई और नुकसान हो जाए, तो उसका इंश्योरेंस भी लिया जा सकता है। वो इंश्योरेंस शायद बहुत बड़ा लेने की जरूरत ना हो, लेकिन जब तक आपके सर पर लोन है तब तक कम से कम आपको वो लोन ना चुके, कम से कम उस लोन के सामने एक इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी लाइफ पर जरूर लेनी चाहिए। तो एक लाइफ इंश्योरेंस है और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस है दरअसल, राइट। और शायद ये अलग अलग कंपनी से आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अलग होती है और जनरल इंश्योरेंस कंपनी अलग होती है। नाम से ऐसा लगेगा कि कोई HDFC या कोई रिलायंस या कोई बजाज सारे इंश्योरेंस देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दोनों कारोबार अलग हैं और हर कंपनी में भी दोनों कारोबार को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो जरूरी नहीं कि आपको जिससे आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं नॉन लाइफ भी उसी से ले। समझिए, मुझे LIC से पॉलिसी लेनी है लाइफ की, तो मैं बजाज अलायंस में जाकर आराम से नॉन लाइफ का ले सकता हूँ। मोटर इंश्योरेंस किसी और से ले सकता हूँ, मेडिक्लेम किसी और से ले सकता हूँ, मेरी ट्रेवल इंश्योरेंस कहीं और से होगी, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कहीं और से ले सकता हूँ। तो हर एक तरह के इंश्योरेंस अलग अलग कंपनियों से लिए जा सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिए जा सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस में मुझे लगता है एक्सक्लूजन्स बहुत होते हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। मुझे ओ माई गॉड याद आती है, एक्ट ऑफ गॉड करार दिया जा सकता है किसी चीज को, आपको फिर पैसे नहीं मिलेंगे। ये ठीक उसी तरह से कंपनी लॉ का जो पूरा एक्ट है उसे पढ़कर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्ञान मिलेगा, लेकिन उसके बाद आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक वैसे ही हाल इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज का भी है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन ब्रॉडली जो एक आम आदमी को समझने वाली बातें हैं वो ये
कि आपकी क्या क्या चीजें कवर हो रही है, किस सिचुएशन में कवर होंगी और उसके लिए आपको कितनी प्रीमियम देनी पड़ेगी। ये 3-4 खास चीजें हैं जो इंश्योरेंस लेते वक्त, चाहे वो लाइफ हो चाहे नॉन लाइफ हो, एक आदमी को समझना जरूरी है। बिल्कुल, और खास तौर पे जैसे अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वहां पे कई बीमारियां हैं जो इंश्योरेंस लेने के बाद साल, 2 साल, 4 साल बाद तक कवर नहीं होती, तो आपको 4 साल पहले का पुराना इंश्योरेंस होगा तभी फायदा मिलेगा। तो और ये बात बहुत साफ तौर पे पॉलिसी में बताई जाती है या आप अपने एजेंट या एडवाइजर से पूछ भी सकते हैं। और अच्छा, आजकल तो प्रदीप बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिसीज मिलती है मेडिक्लेम में भी, और वो ये कि कई पॉलिसीज ऐसी हैं आपकी जो पुरानी डिजीज हैं, पुरानी कोई भी बीमारियां, आमतौर पर पुरानी बीमारियों को कवर नहीं किया जाता है। ये एक आम है, आम धारणा है और वो सही भी है। लेकिन अब कई सारी ऐसी पॉलिसीज आने लगी हैं, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसीज जो आती है उसमें पुरानी भी कवर होती है। पहले ये होता था जनरली 60 साल के ऊपर आपको मेडिक्लेम नहीं मिलता था, फिर धीरे धीरे 70 साल हुआ, अब तो 80 साल की उम्र तक भी कई सारी ऐसी पॉलिसीज जिसमें मेडिक्लेम मिलता है। प्री और पोस्ट, यानी पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद की सारी बीमारियां कवर होने लगी हैं। तो बात यही है कि आपको जितना कवरेज चाहिए, वो कहते हैं कि जितना आप गुड़ मिलाएंगे उतना मीठा होगा, तो जितना बड़ा कवरेज, जितनी पुरानी आगे की बड़ी अमाउंट की सारी बीमारियां कवर आपको करनी है, उतनी प्रीमियम आपकी बढ़ती जाएगी। तो पैसा आप देंगे तो आपको कवरेज सब तरह के मिलेंगे। प्रीमियम उम्र के साथ बढ़ता है और ये हर तरह के इंश्योरेंस पे लागू होगा, चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हो या लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हो। तो जल्द से जल्द इंश्योरेंस कराइए। और दूसरी बात, फाइन प्रिंट सारे डिटेल्स अच्छी तरह जरूर पूछिए, समझिए क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा और अपनी कॉस्ट का पूरा कैलकुलेशन। और ये जो आपने भाई फाइन प्रिंट वाली जो बात कही ना, ये बहुत जरूरी है। जनरली एक बड़ी गलती आमतौर पर लोग करते हैं इंश्योरेंस लेते वक्त कि मेरे एजेंट ने ये कहा था। अब आपका एजेंट जो कुछ भी आपको कहे सुनिए, और सुनने के बाद उसे बताइए कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में कहां लिखा हुआ है, जरा ये भी बता दीजिए मुझे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। सिर्फ सुन के आपने ये मान लिया, अब आपकी सुनी सुनाई बात का तो कोई रिकॉर्ड है नहीं, और जब इंश्योरेंस का क्लेम लेने का वक्त आएगा तब पता नहीं एजेंट मिलेगा या न मिलेगा। मिल जाए और वो मिल जाए तो कोई गारंटी नहीं, कोई रोल ही नहीं होता। हाँ, वहां तो फिर आपको डायरेक्ट कंपनी से करना है, जब कंपनी से कीजिए, वहां से अलग ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके ऑफिस में चक्कर लगाने पड़ते हैं। और अगर आपने ये कह भी दिया कि मुझे तो एजेंट ने बोला था ये कवर होगा वो कवर होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी मानने वाली नहीं, वही माना जाएगा जो लिखा हुआ है। तो आप अगर कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं, आपको कोई भी कुछ भी सलाह दे, कोई भी एजेंट ये बोले कि ये कवर है ये कवर नहीं है, ऐसा होगा वैसा होगा, आप सिर्फ एक ही बात पूछिए, ये पॉलिसी में कहां लिखा हुआ है वो मुझे बता दीजिए, वो पढ़िए और उसके बाद संतुष्ट होइए। हालांकि जो कुछ अच्छे एजेंट्स हैं जो काफी प्रोफेशनली काम करते हैं और वो पूरी मदद आखिर तक आपकी करते हैं, तो सर्विस पे भी ध्यान दीजिए। पैसे बचाने के लिए, कमीशन बचाने के लिए या कहीं से कई तरह की प्रैक्टिसेस चलती है पे बैक वाली, उसका फायदा उठाने की कोशिश आप ना करें तो आपको पूरा फायदा मिलेगा इंश्योरेंस का। लेकिन इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। खास तौर पे हम देखते हैं कि फरवरी मार्च में ही लोगों को इंश्योरेंस की याद आती है। क्या ये सही तरीका है दरअसल इंश्योरेंस कराने का? एक ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर पहला कदम में। आज बात हो रही है इंश्योरेंस की ओर पहला कदम बढ़ाने की, और हमने कई तरह के इंश्योरेंस की बातें तो की, लेकिन अनिल, मैंने ये देखा है कि जितने भी मेरे जानने वाले इंश्योरेंस एजेंट्स हैं वो मार्च में खूब बिजी होते हैं। उनके पास मुझे लगता है पूरे साल में इतने ग्राहक नहीं आते जितने केवल मार्च में आते हैं, क्योंकि मार्च में टैक्स भरना है, कितना टैक्स बचाना है, उसके लिए सबको इंश्योरेंस लेना होता है। मैं तो ये कहूंगा कम से कम भले ही मजबूरी में ही सही, लेकिन चलो टैक्स बचाने की लिहाज से भी लोग इंश्योरेंस ले तो रहे। क्योंकि एक बात बहुत साफ है, इन्वेस्टमेंट से पहले इंश्योरेंस जरूरी है। मुनाफा कमाने से पहले नुकसान की भरपाई का मामला फिक्स कर लेना ज्यादा जरूरी है। और उस लिहाज से अगर फरवरी मार्च के महीने में लोग अपनी टैक्स प्लानिंग के लिहाज से इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं, वैसे तो वो गलत है, लेकिन फिर भी चलो कुछ न कुछ कर तो रहे, क्योंकि मजबूरी में ही सही। वो इसलिए होता है कि आपको इंश्योरेंस की प्रीमियम, जो आप लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम जो आप पे करते हैं, उसमें सेक्शन 88 में आपको बेनिफिट मिलता है। 1.5 लाख रुपए तक की जो प्रीमियम की आप पेमेंट करते हैं, वो उस सेक्शन में आपको बेनिफिट मिल जाता है। अपनी जो टोटल इनकम है उसमें से आपको वो इनकम कम हो जाती है। उस लिहाज से लोगों को लगता है कि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पीपीएफ में लोग पैसा लगाते हैं, इंफ्रा बॉन्ड्स हैं, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिनके चलते आपको अलग अलग तरीके से सेक्शन 88 का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन ये बात सही है कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस इसलिए खरीदते हैं कि मेरा टैक्स बचेगा,
वो तरीका ठीक नहीं है। उन्हें इंश्योरेंस इसलिए खरीदना चाहिए कि उन्हें जो कुछ भी जोखिम है, जो कुछ भी रिस्क है, उससे प्रोटेक्शन चाहिए आगे आने वाले समय में। उस लिहाज से खरीदे। टैक्स बचाने के अपने अलग तरीके हैं, इंश्योरेंस का अपना अलग तरीका है, और तीसरा इन्वेस्टमेंट है वो उसका अपना अलग तरीका है। तो तीनों को अलग अलग तरीके से करके आप हटाकर देखेंगे तो आपकी एकदम प्लानिंग सही होगी। तो मुझे हालांकि ये लगता है कि आपको इंश्योरेंस उस दिन कराना चाहिए जिस दिन आपकी लायबिलिटी खड़ी होती है, जिस दिन आपका रिस्क खड़ा होता है। यानी कि जैसे हम पहले लोन की बात कर रहे थे, तो जिस दिन आपने होम लोन लिया उस दिन आपके पास इंश्योरेंस रेडी होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। कल भी कुछ हाँ, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा प्रदीप, जिस दिन से आप कमाने लायक हो गए, यानी कि आप सपोज आपकी पहले दिन नौकरी शुरू हुई है, यानी कि आज आपकी कोई वैल्यू हो गई है, आप कमाना शुरू कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ की वैल्यू है। अनलेस कि आप पूरी तरह से डिपेंडेंट है किसी पर और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आपके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके नहीं रहने से फर्क पड़ता है तो उसी दिन से आपका लाइफ इंश्योरेंस शुरू हो गया। तो पहला आपका पे चेक, उसमें से कुछ न कुछ पैसा तो लाइफ इंश्योरेंस में जाना ही चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी बात है कि आप शुरुआत वहां से करें, और जो कि अनिल कह रहे थे कि आप पहले प्रोटेक्शन करें, क्योंकि आपने किसी भी पर्पस के लिए पैसे जुटाना शुरू कर दिया और मालूम पड़ा कि कहीं और लायबिलिटी खड़ी होगी। और दूसरी बात यह भी कि सपोज आपने 24-25 साल की उम्र में कमाना शुरू किया, उस समय अगर आप लाइफ इंश्योरेंस रहेंगे तो प्रीमियम इतनी कम आएगी जो कि 40 या 45 साल की उम्र में उससे कई गुना हो सकती है। भले ही आप उतने ही पीरियड के लिए लगाएं पैसा, उतने ही पीरियड के लिए इंश्योरेंस, लेकिन जितना इंश्योरेंस में शुरुआत आप जल्दी करेंगे उतनी कम प्रीमियम देनी पड़ेगी। तो ये बड़ा फायदा है। बिल्कुल, तो इंश्योरेंस कंपनीज का फॉर्मूला है कैश देम यंग। तो जितने कम उम्र में उनको ग्राहक मिले वो उतना ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी लायबिलिटी आने की उम्मीद कम हो जाती है और आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन कवरेज तो पूरा मिलता ही है। और जाहिर है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको कब इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, और दूसरी बात यह कि जनरली हम क्या कहते हैं ना कि अगर मैंने 30 साल पहले मेरे जेब में 100 रुपए थे तो उस 100 रुपए की वैल्यू अलग थी, और आज उस 100 रुपए की वैल्यू बहुत कम है। हम कहते हैं ना कि पैसे की वैल्यू धीमे धीमे कम होती जाती है। तो अगर मैंने 30 साल पहले इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस करवाया और उस समय मैं 500 रुपए प्रीमियम देता था, और उस समय की 500 रुपए की प्रीमियम में 25 लाख का इंश्योरेंस हो जाता था, आज वही 25 लाख का इंश्योरेंस लेने के लिए शायद मुझे कई हजारों में प्रीमियम देनी पड़े। उन 500 रुपए की आज कोई वैल्यू नहीं है उसके मुकाबले में। अब अगर मुझे 50 लाख का कवरेज चाहिए तो भारी भरकम प्रीमियम लगेगी, कई गुना लगेगी। नहीं, पर मुझे मिलेगा क्या? हाँ, मिल सकता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है, कितना इंश्योरेंस मिल सकता है। ये आप ही कह सकते हैं कि मेरी तो लाइफ की वैल्यू अनमोल है जी, इसका तो कुछ भी 1000 करोड़ का करा। हाँ, लेकिन वैसा प्रैक्टिकली नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी कुछ न कुछ वैल्यू लगाने की कोशिश करती है। जनरली इंश्योरेंस कंपनी ये समझती है कि आपकी जो सालाना इनकम है उसका कम से कम 20 से 30 गुना तक तो इंश्योरेंस दिया जा सकता है। ठीक है, तो उतनी तो आपकी वैल्यू मानकर चलते हैं। उससे ज्यादा अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा, कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि क्यों आप इतना ज्यादा इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं, इसकी क्या वजह है। या तो आपके पास बहुत सारी ऐसी एसेट्स हों कि भले मैं कमा नहीं रहा हूं, मैं कमाता 10 लाख हूं लेकिन मेरी एसेट्स 50 करोड़ की है, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा, तो एक अलग बात हो सकती है। अदरवाइज आपको कितना इंश्योरेंस मिल सकता है इसकी इंश्योरेंस कंपनियां कैलकुलेट करके रहती है, और वो इंश्योरेंस सारी पॉलिसीज मिलाकर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी वैल्यू आई 50 लाख तो आपने LIC से 50 लाख ले लिया, HDFC से 50 लाख, ICICI से 50 लाख, वैसा नहीं, सबकी मिलाकर वो वैल्यू होती है। ओके, तो आप कह रहे आपकी एनुअल इनकम का 20 से 30 गुना तक इंश्योरेंस होना चाहिए। वो आराम से हो सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। उससे ज्यादा लेना हो तो फिर सवाल। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर नहीं रहे तो अगले 20 साल तक आपके परिवार का खर्चा उससे चलता रह सकता है। ब्रॉडली ये मान सकते हैं। और इससे ज्यादा ये कि भाई अल्टीमेटली कोई तो फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा ना, किसी की लाइफ की आप वैल्यू करो कैसे। तो ये एक फॉर्मूला है, बेसिस है, जो आप मानकर चल सकते हैं कि आराम से इस फॉर्मूला के बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनी को दिक्कत नहीं होती कि चलिए आप इतना कमा रहे हो तो इतना तो इंश्योरेंस ले लीजिए। तो ये एक लेकिन अपर लिमिट होगी। हाँ, यानी अगर आप लाख रुपए साल के कमाते हैं तो आपको 20 से 30 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। अपर नहीं कहूंगा मैं, ये एक बेसिस है, उससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा मिलने के लिए फिर इंश्योरेंस कंपनियां आके तहकीकात करेगी कि भाई आप कमाते तो साल का लाख रुपए और आपको लेने हैं 2 करोड़ का इंश्योरेंस, ऐसा क्यों?
फिर वो आपसे समझने की कोशिश करेंगे, फिर वो उनके अपने फॉर्मूला है, अपने सिस्टम है, अपने सवाल है जो पूछे जाते हैं, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि इन्हें कितना इंश्योरेंस दिया जा सकता है। लेकिन इतना प्रीमियम भरने में मुझे लगता है पूरी सैलरी चली जाएगी। खर्चा कैसे चलेगा? ये बात सही है। और जनरली आपको मैं बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है प्रदीप कि हमारे यहाँ तो हम इंश्योरेंस में प्रीमियम बहुत ही कम देते हैं, लेकिन अगर आप बड़े डेवलप कंट्रीज अमेरिका जैसे देशों में जाएं तो आपका 30 से 35% हिस्सा जो आपकी सैलरी आ रही है मंथली, वो इंश्योरेंस प्रीमियम में जाता है, चाहे वो लाइफ हो या नॉन लाइफ हो। बाकी 25-30% आपका टैक्स में कट जाता है, बचा हुआ ही आप इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन ये जो आपकी अगर इतना बड़ा इंश्योरेंस लेना है तो फिर मुझे लगता है कि इतना बड़ा तो आपको टर्म इंश्योरेंस ही मिलेगा। हाँ, इसीलिए हम ये बार बार कहते हैं कि आप इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को और टैक्स प्लानिंग को अलग अलग रखिए, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा एंडोमेंट लेंगे या मनी बैक पॉलिसी लेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम देनी पड़ेगी। तो अगर आपको बड़ा अमाउंट चाहिए, रिस्क प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो फिर सिर्फ टर्म इंश्योरेंस में होता है। तो टर्म इंश्योरेंस में सबसे कम प्रीमियम होती है, सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है, और सामने सामने आपको किसी भी दुर्घटना से या आपकी डेथ से आपको एक तरह से प्रोटेक्शन मिलती है। तो सबसे, अगर आपको ज्यादा इंश्योरेंस लेना है अमाउंट में और प्रीमियम कम देनी है, तो टर्म इंश्योरेंस जो हम आने वाले एपिसोड्स में और डिटेल में बताएंगे। लेकिन जो मेन फर्क है कि टर्म इंश्योरेंस में आपका कुछ भी वापस नहीं आता, तो जाहिर है कि देखने वाले को ही लगता है कि तो सारा पैसा चला गया, इससे अच्छा थोड़ा एक्स्ट्रा दें, कुछ तो रिटर्न मिले। ये तो ठीक उसी तरह से कि अगर मैंने कार का इंश्योरेंस लिया तो मैं ये चाहूंगा क्या कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए ताकि मुझे कुछ मिले। ठीक उसी तरह टर्म इंश्योरेंस में अगर मैंने इंश्योरेंस लिया तो मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि मैं मर जाऊं ताकि उसका पैसा मिले। तो ये प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ ये नहीं देखना कि मुझे पैसा वापस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर आपको पैसा वापस वाला चाहिए तो मनी बैक और दूसरे प्लान्स लीजिए, लेकिन उसमें एक ही दिक्कत है प्रदीप की, पहली बात उसमें आपको प्रीमियम ज्यादा देनी पड़ेगी, दूसरी बात वो महंगे हैं, तीसरी बात उसमें जो एक्सपेंस रेशियो है या यूं कहें कि जो कुछ भी इंश्योरेंस कंपनियां पैसा चार्ज करती है वो काफी ज्यादा है म्यूचुअल फंड्स के या दूसरे इन्वेस्टमेंट के तरीकों के मुकाबले में, जो कि आपको और अल्टीमेटली देखें तो कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न उनमें आते नहीं है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप इंश्योरेंस को अलग रखिए और इन्वेस्टमेंट्स को अलग रखिए, टैक्स प्लानिंग को अलग रखिए। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जितना पैसा टर्म इंश्योरेंस में जा रहा है और उसके सामने उतने ही कवरेज के लिए, फॉर एग्जांपल कि 20 लाख के कवर के लिए आपने एंडाउमेंट लिया या टर्म इंश्योरेंस लिया, तो प्रीमियम में काफी फर्क पड़ जाएगा। एंडाउमेंट में कई गुना प्रीमियम होगा। राइट। तो अगर मुझे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों साथ में मिला के मनी बैक लेना है या एंडाउमेंट लेना, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लूंगा जितनी मुझे रिस्क कवर की जरूरत है। टर्म इंश्योरेंस के बाद मैं जाऊंगा म्यूचुअल फंड में, जो बचा हुआ प्रीमियम है। हाँ, मैं उसे या तो मुझे फिर मेरा कितना लंबा पीरियड है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मुझे डेट फंड लेना है, इक्विटी फंड लेना है, वो मैं डिसाइड करूंगा। मैं दूसरी पॉलिसीज लेने के बजाय मैं ये प्रीफर करूंगा बाकी का पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पर म्यूचुअल फंड में जाए या फिर और कहीं भी जहां भी जाना है, लेकिन वो इंश्योरेंस में नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं, यानी आप 20 लाख रुपए की एंडाउमेंट पॉलिसी लेने की जगह 20 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेकर बाकी बचा हुआ पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं, तो आपका टोटल रिटर्न ज्यादा आएगा। एब्सोल्युटली, एकदम परफेक्ट यही होगा। तो अगर आप, और इंश्योरेंस तो है ही सामने, तो इंश्योरेंस में जो आपको वो डर रहता है ना कि मेरा पैसा डूब गया, वापस कुछ नहीं आ रहा, सारा का सारा खर्चा हो गया, हो जाने दें, लेकिन वो टर्म इंश्योरेंस में हो जाने दें, क्योंकि आप दूसरी पॉलिसी लेकर आप ये सोचेंगे। लेकिन एक ही बड़ा फायदा है, वो ये कि हिंदुस्तान में जो लोगों की मेंटेलिटी है, हमसे पैसा निकलता नहीं है, न तो इंश्योरेंस के लिए निकलता है, न ही इन्वेस्टमेंट के लिए निकलता है। तो कई बार एजेंट्स इसीलिए कोशिश करते हैं कि दूसरे प्लान्स बेचने की, कि चलिए इसी बहाने फोर्स सेविंग हो जाएगी, चाहे आप थोड़ा टैक्स बचाने के लिए आज से मनी बैक ले लेंगे। फोर्स सेविंग वाला मामला है कि जबरदस्ती वाली सेविंग हो जाएगी, इसीलिए दूसरे प्लान ठीक है। लेकिन अगर आप पहला कदम देखकर इतना सोच समझ सकते हैं और हमारी बात को गौर से सुनकर उस पर एक राय ये बना सकते हैं कि मैं इंश्योरेंस को अलग रखूंगा, इन्वेस्टमेंट्स को अलग रखूंगा, टैक्स प्लानिंग को अलग रखूंगा, तो फिर आप इंश्योरेंस को सिर्फ प्रोटेक्शन के तौर पर लीजिए, इन्वेस्टमेंट्स को अलग तरीके से देखिए, तो फिर आपके रिटर्न्स बहुत बेहतर होंगे। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अभी तक हम यही देखते थे कि जब भी बाजार गिरता है तो म्यूचुअल फंड के पास पैसा नहीं होता, केवल LIC के पास होता है। Exactly. क्योंकि वहां लोग रिडीम कराने नहीं जा सकते। हाँ। वो देखते भी नहीं है कि कितनी NAV चल रही है, LIC ने निवेश करके रखा हुआ है। बिल्कुल। तो इसलिए आप अगर इंश्योरेंस पे निवेश कर देते हैं तो
फिर उसको बार बार देखते नहीं, इसलिए वो ठीक ठाक मैनेज हो जाता है, उसकी आप चिंता नहीं करते। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी भी आपके लिए यही कर रही है कि वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है और साथ में एक इन्वेस्टमेंट प्लान चला रही है, एक म्यूचुअल फंड चला रही है और उसमें से आपको रिटर्न दे रही है। अगर आप चाहें तो यही काम आप खुद से कर सकते हैं, अपने सलाहकार से पूछ करके। इस लिहाज से आप चुन सकते हैं कि कौन सा आपको प्लान लेना चाहिए, कहां पे निवेश करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, और कौन सी पॉलिसी आपको लेनी चाहिए टर्म इंश्योरेंस के तौर पे। लेकिन ये फैसला लेने के बाद अब बड़ा सवाल ये होता है कि अब जाएं तो कहां जाएं, किससे लें, कौन सी कंपनी। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करना और इंश्योरेंस लेना दोनों ही बड़े मुश्किल काम है, इतने आसान है नहीं। अगर इतने आसान होते तो हमें ये पूरा पहला कदम के एपिसोड्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब प्रोसेस क्या है इंश्योरेंस लेने की, उसमें कई सारे सवाल है। इन सवालों के जवाब हम विस्तार में आने वाले एपिसोड्स में देंगे, लेकिन एक बार शॉर्ट में जो कुछ बातें जो सोचने समझने की जरूरत है। पहला सवाल तो ये कि किसके लिए इंश्योरेंस लेना है वो डिसाइड कीजिए। मेरे लिए, मेरे डिपेंडेंट के लिए, मेरे रिलेटिव्स के लिए, मेरे एम्प्लॉयज के लिए, वो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। फिर ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना लेना है, अमाउंट क्या हो। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी अमाउंट हो सकता है, और ऐसा भी नहीं कि आपने इंश्योरेंस इतने कम अमाउंट का लिया है कि वो है नहीं है, कोई फायदा ही नहीं, बात ही नहीं है। यानी कि आपको अमाउंट सोच समझ कर डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, कि अगर सपोज आप अर्निंग मेंबर हैं, आपकी डेथ हो जाए और उसके बाद भी आप जो लाइफस्टाइल आज जी रहे हैं वही आपकी फैमिली जीती रहे, उसमें कहीं कोई बदलाव ना आए, दिक्कत ना आए, तो फिर आपको उसके हिसाब से इंश्योरेंस का प्राइस तय करना पड़ेगा। कि मेरे, अगर समझिए कि 10% का ब्याज मैं कमा रहा हूं, तो 10% और मेरा महीने का खर्च अगर 20,000 रुपए है, तो फिर मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम उस हिसाब से लेने की मुझे महीने का 20,000 रुपए का ब्याज आता रहे बाद में, तो उस लिहाज से आपको 20 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो आप लगाकर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसके लिए इंश्योरेंस लेना है और कितना इंश्योरेंस लेना है। बिल्कुल, तो आपको ये सारी बातें तय करके फिर इंश्योरेंस का प्लान शुरू करना चाहिए। लेकिन इंश्योरेंस लीजिए जरूर और मार्च का इंतजार किए बिना, क्योंकि इंश्योरेंस करना बेहद जरूरी है हर किसी के लिए। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से अफोर्डेबिलिटी हर चीज की कम होती जा रही है, अगर आपके पास इंश्योरेंस ना हो तो आज की तारीख में आप किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करा सकते और अपनी किसी भी जरूरत को आसानी से पूरा नहीं कर सकते। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पहला कदम है, लेकिन ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब, तो आप कहीं जाएगा नहीं। स्वागत है आपका एक बार फिर पहला कदम में, और अब बारी है आपके सवालों की। और जवाब देने के लिए अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल लेते हैं शुभेंदु बरुआ का भुवनेश्वर से। इन्होंने फेसबुक पर एक सवाल पोस्ट किया है, ये जानना चाहते हैं HNI से क्या मतलब है। HNI यानी कि जो आप हैं, जो कि मैं नहीं हूं यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी कि जनरली HNI से मतलब हम ये निकालते हैं कि जिनके पास बहुत पैसा है। अब वैसे कोई फॉर्मूला है नहीं कि जिसकी वजह से आप एक आदमी को माने कि ये रिटेल इन्वेस्टर है और ये HNI इन्वेस्टर है। लेकिन हाँ, एक जगह फॉर्मूला जरूर है जिससे डिफरेंशिएट किया जाता है, वो है जनरली अगर आप IPO में एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो IPO में 2-3 तरह के कोटा होते हैं। एक कोटा होता है कि HNI का क्या कोटा है, दूसरा रिटेल का, और तीसरा इंस्टीट्यूशन का, QIP जिसे कहते हैं, QIB जिसे कहते हैं। तो इंस्टीट्यूशन तो अलग हो गई, FIs हो गए, बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां, उसे छोड़ दीजिए। 2 अलग कोटा जो फिर है वो है एक रिटेल का और एक HNI का। तो रिटेल जो 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगाता है वो रिटेल है, और 2 लाख रुपए से ज्यादा की एप्लीकेशन जो आदमी लगाता है उसे HNI माना जाता है। लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर IPO के लिए ये लिमिट है। इसका मतलब ये नहीं कि उस आदमी के पास 2 ही लाख रुपए हैं। अगर किसी आदमी के पास 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, और वो फिर भी अगर 2 लाख की एप्लीकेशन लगाता है तो उसे रिटेल माना जाता है। तो ये एक टेक्निकल वर्ड है, बट जनरली कई सारे ब्रोकरेज हाउस रिटेल और HNI इन्वेस्टर्स के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। वो इसलिए कि उन्हें ताकि पता है कि किस क्लाइंट को उन्हें कितना वजन देना है, कितनी उनकी सेवा ढंग से करनी है। तो 25-50 लाख रुपए तक के पोर्टफोलियो वाले लोगों को जनरली वो रिटेल में माने जाते हैं। 25 लाख 50 लाख से ज्यादा फिर 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, और हर ब्रोकरेज हाउस की, हर बैंक की, रिटेल की और HNI की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। कई सारे
सपोज सरकारी बैंक है, वो 1 करोड़ के पोर्टफोलियो वाले लोगों को भी मानेंगे कि ये HNI है। वहीं कोई बड़े MNC बैंक हैं, वो कहेंगे कि जिनके पास 5 करोड़ या 10 करोड़ का इन्वेस्टेबल फंड है, उन्हें हम HNI मानेंगे। तो जनरली आप एक आम मतलब जो निकाल सकते हैं वो ये कि जो बड़ा इन्वेस्टर है वो HNI है, जो छोटा इन्वेस्टर है वो रिटेल है। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि जो बैंक हैं या ब्रोकर्स हैं वो ऐसा हिसाब करते हैं 80-20 वाला, कि हमारे 20% कस्टमर 80% बिजनेस देते हैं हमको। बिल्कुल। तो ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। यस। तो इनको हम HNI कहेंगे, सबसे बड़ा बिजनेस देने वाले कहेंगे, इनको स्पेशल सर्विस देंगे। बिल्कुल। तो उनके ऊपर 20% नहीं 80% अपना ध्यान देंगे। हाँ। ऐसा वो जो तरीका है, तो ये इनके काम का है। लेकिन आपने जो एग्जाम्पल दिया था, तो क्या अगर किसी को बड़ी एप्लीकेशन लगानी है तो उसको अपनी इनकम का सबूत देना पड़ेगा कि मैं HNI हूं, इसलिए मैं बड़ी एप्लीकेशन लगाना चाहता हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरे पास इतनी इनकम है। देखिए, पैन कार्ड सबके पास होना जरूरी है अगर आपको एप्लीकेशन करनी है। आपका पैन नंबर तो जाएगा ही। फिर आप किसी IPO में कितना भी पैसा लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको इनकम के हिसाब से लगानी है। आप खाली एक लिमिट है कि रिटेल कोटा है और HNI कोटा है, बस। आप HNI कोटा में आ जाएंगे, इसलिए आप HNI के साथ कम्पीट कर रहे होंगे। हाँ, तो अलॉटमेंट की चांस शायद कम हो जाते हैं, जनरली कम हो जाते हैं। बस फर्क उतना ही है कि प्रोपोर्शनेटली आपको रिटेल कोटा में एक तो कोटा बड़ा होता है, यानी कि आपको अलॉटमेंट मिलने के लिए शेयर ज्यादा होते हैं, वो भरता कम है, तो आपको वहां शेयर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। HNI कैटेगरी में कोटा छोटा हो जाता है, जैसे रिटेल में 35% है, HNI में 15% है। तो आपके लिए एक तो कोटा छोटा है, उसके बाद उसमें कई सारे लोग एप्लीकेशन ज्यादा लगा रहे हैं, तो अलॉटमेंट जो आएगा वो कम आएगा। रिटेल में अलॉटमेंट आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो आपको इसकी चिंता करने की खास जरूरत नहीं है जब आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो उस वक्त ही। और एक और बात बताऊं, जो जनरली HNI है उन्हें पता होता है कि वो HNI है। हाँ, और अगर आपको पता चल जाएगा जिस दिन आपके पीछे बहुत सारे बैंक पड़ जाएंगे आपका अकाउंट हैंडल करने के लिए, अगर आपको दिक्कत होती है आपके ब्रोकर या बैंक से बहुत ज्यादा काम करवाने पे, तो आप समझिए कि भी आप HNI बने नहीं। शशांक गुप्ता रायसेन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं और फेसबुक पर इन्होंने अपना सवाल छोड़ा है कि क्या हर कंपनी के लिए अपने मुनाफे पर हर साल डिविडेंड जारी करना अनिवार्य है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जो कंपनियां लगातार डिविडेंड देती है उसे बाजार बहुत इज्जत से, रेस्पेक्ट से देखता है। क्यों? कि दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि इसका मतलब ये कि कंपनी कैश प्रॉफिट बना रही है। बोनस तो सिर्फ आपके रिजर्व्स हैं तो आप इश्यू कर सकते हैं, कुछ देना नहीं है उसमें, शेयर ही बढ़ा कर देने हैं। लेकिन डिविडेंड आप तभी दे सकते हैं जब आपने कैश कमाया है। डिविडेंड बाकायदा कैश के तौर पर जाता है। तो ऐसे में साल दर साल लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनियों को इन्वेस्टर्स और बाजार इस हिसाब से देखता है कि ये कंपनियां काफी अच्छी कैश प्रॉफिट बना रही है। अब ये जरूरी नहीं कि कैश प्रॉफिट बनाने के बावजूद ये कंपनियां डिविडेंड दे ही। अगर कंपनियां डिविडेंड नहीं दे रही है तो फिर इन्वेस्टर्स को क्या देखना चाहिए? वो ये देखना चाहिए कि क्या इन कंपनियों के पास वाकई में ये पैसा अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए लगाने का एक स्कोप है। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनके आगे चलते हुए कई सारे एक्सपांशन प्लान है, वो और प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, नए बिजनेस करने जा रहे हैं, और ऐसे में वो अगर डिविडेंड ना भी दें लेकिन ग्रोथ को मेंटेन रखें। फर्ज करें कोई ऐसी फूड चेन वाली कंपनी है जो लगातार नए नए स्टोर खोल रही है, अब वो पैसा कमा रही है, कैश प्रॉफिट भी है, लेकिन उन्हें पता है कि उनके एक्सपेंशन प्लान काफी ज्यादा है, तो वो इस पैसे को और ज्यादा एक्सपेंशन के लिए लगाना चाहते हैं, और ऐसी सिचुएशन में वो डिविडेंड ना भी दें तो शायद चल सकता है। लेकिन वहां पर फिर ग्रोथ दिखनी चाहिए कि कंपनियां बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। लेकिन जो कंपनियां ग्रो नहीं कर रही है, एक स्टेबल सी है, लेकिन वो अपनी कैश की कमाई का डिविडेंड नहीं देती है, तो उस पर सवाल जरूर उठते हैं। तो आपको, और जनरली ये कहते हैं कि इंटरेस्ट देना किसी कंपनी के लिए ज्यादा आसान काम है, लेकिन डिविडेंड देना ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि डिविडेंड सब कुछ खर्चे वर्चे टैक्स वैक्स सब दे देने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से डिविडेंड दिया जाता है। तो शेयर होल्डर्स की सर्विस करना, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना डिविडेंड के बेसिस पर आसान काम नहीं है, ये महंगा सौदा है। सिर्फ ब्याज भरना लोन पर वो सस्ता सौदा है, लेकिन आम धारणा इसके विपरीत है। लेकिन ये समझिए, जो कंपनियां डिविडेंड देती है उसे आपको ज्यादा रेस्पेक्ट से देखना चाहिए। चूंकि काफी लोग जो लंबी अवधि के लिए शेयर रखते हैं उनको लगता है कि हर साल कुछ पैसा तो आ रहा है मेरे पास, होना भी चाहिए, तो आना चाहिए, और वो अगर ये उम्मीद रखते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। और इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि जो हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक हैं, जब मंदी का माहौल होता है, बाजार खराब होते हैं, तो लोग उन शेयरों के पीछे जाते हैं। फर्ज करें किसी शेयर में का भाव इस वक्त चल रहा है 100 रुपए और वो कंपनी 6 रुपया डिविडेंड देती है, भले 10 रुपए की फेस वैल्यू है, लेकिन 6 रुपया डिविडेंड देती है, यानी कि आपकी डिविडेंड हिल हो गई 6%। 6% आपके पास टैक्स फ्री रिटर्न आ रहा है इक्विटी मार्केट से।
तो वो शेयर को बहुत आकर्षक माना जाता है, बशर्ते कि बाकी सारी चीजें ठीक ठाक हो। नहीं, लेकिन ये शेयर अगर साल भर में 10% की ग्रोथ दे और दूसरा 20% की ग्रोथ दे रहा हो, तो वहां पे आप ठीक है ना, अपने 100 में से 2 शेयर हर साल बेचते रहिए। बिल्कुल, वो भी एक तरीका है, आपको इनकम ही लेनी है तो। यानी उसके लिए आप ग्रोथ या क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि काफी हम देखते हैं डिविडेंड डील वाले स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो फिर कैपिटल गेन नहीं देते। राइट, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। डिविडेंड यील्ड वाले शेयर सिर्फ और सिर्फ बेहद मंदी के माहौल में खरीदने चाहिए, तेजी के माहौल में बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और पहला कदम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कुछ और सवालों के जवाब देने के लिए लौटेंगे तुरंत। स्वागत है आपका एक बार फिर। कुछ और सवालों के जवाब देंगे, हमारे साथ अनिल सिंह भी जुड़े हुए हैं। और अंकित शर्मा का अगला सवाल अमरावती से, उनका सवाल है कि वॉल्यूम से क्या मतलब है और शेयर खरीदते वक्त इसका कितना महत्व है। आप और हम दोनों जने अगर किसी दिन किसी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली कर रहे हैं, समझिए आपने कोई भी एक स्टॉक है जिसका आपने 100 शेयर बेचा, 100 शेयर मैंने खरीदा, तो आपके लिए 100 शेयर का वॉल्यूम हो गया, मेरे लिए 100 शेयर का हो गया। वैसे दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 200 शेयर का वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वॉल्यूम होता है वो 100 शेयर का गिना जाता है, बायर और सेलर दोनों का मिलाकर। तो किसी भी शेयर में उस पर्टिकुलर दिन कितना कामकाज हुआ है, कितने शेयरों का ट्रेड 2 अलग अलग लोगों ने किया है या कई लोगों ने अलग अलग मिलकर किया है, उसे वॉल्यूम कहते हैं। अब वॉल्यूम का महत्व क्या है? वॉल्यूम का महत्व 2 तरीके से। पहला तो ट्रेडर्स के लिए इसका ज्यादा महत्व है बजाय निवेशकों के लिए, क्योंकि ट्रेडर्स जिन्हें छोटे छोटे मुनाफे कमाने हैं, 2-3-4% के लिए ट्रेडिंग करनी है, ऊपर नीचे करना है, उनके लिए वॉल्यूम का महत्व इसलिए कि जिन शेयरों में ज्यादा कारोबार होता है, ज्यादा वॉल्यूम होता है, वो ज्यादा लिक्विड होते हैं, उन्हें खरीदना या बेचना ज्यादा आसान होता है। इन्वेस्टर्स के लिए उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खासतौर से छोटे इन्वेस्टर्स के लिए हाँ, लेकिन अगर बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, एफआईज है, म्यूचुअल फंड्स है, तो वो ये प्रीफर करते हैं कि जो ज्यादा लिक्विड शेयर है, जहां वॉल्यूम ज्यादा है, उन शेयरों में वो ज्यादा आसानी से खरीद या बेच सकते हैं, तो बड़ा पैसा वो वहां लगाना पसंद करते हैं। कम वॉल्यूम वाले शेयरों में कम पैसा लगाया जाता है, और जितनी लिक्विडिटी है उसकी जनरली बाजार प्रीमियम भी देता है उन शेयरों को, उन्हें ज्यादा रेस्पेक्ट से और ज्यादा अच्छे तरीके से देखा जाता है। तो वॉल्यूम से एक आम निवेशक को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रेडर को फर्क पड़ता है। और अगर आप निवेशक के तौर पर वॉल्यूम देख रहे हैं तो सिर्फ इतना देखें कि बिल्कुल इलिक्विड शेयर ना हो, कि जहां रोज 200-400 शेयरों का कारोबार होता हो, तो फिर आपके लिए बेचना और खरीदना दोनों ही मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। तो बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद होगा ये, जिनको लाख शेयर में ट्रेड करना हो। आम आदमी के लिए ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी लिक्विड है, 50,000 लाख शेयर ट्रेड हो रहे हैं, बस काफी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके 500,000 शेयर तो उसमें आराम से ट्रेड हो जाएंगे एब्सोल्युटली, जब भी आप डालें। वरना आप ऑर्डर सुबह डालेंगे और दोपहर तक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, या पूरे दिन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। आशुतोष गौड़ हमारे साथ ईमेल के जरिए जुड़े हैं और इन्होंने सवाल पूछा है कि ये ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, जेब खर्च और स्कॉलरशिप के 1 लाख रुपए हैं इनके पास, अब इन्हें इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि हर महीने इससे इनकी पॉकेट मनी जनरेट हो सके। अरे वाह, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। तो आशुतोष ग्रेजुएशन में ही पैसा लगाकर निवेश करके कमाई की सोच रहे हैं, बढ़िया बात है। चाहते हैं कि हर महीने पॉकेट मनी मांगनी ना पड़े। ये अच्छी बात है प्रदीप, कि आजकल की जनरेशन में आप देखिए लोग इस उम्र से सोचना और शुरू कर देते हैं और निवेश करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुझे जहां तक याद है जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तब तक तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि निवेश पर भी कोई चीजें होती है। जब सीए करने लगे तब समझ में आया था कि ये सब होता है। पॉकेट मनी बड़ी हो तब तो आपको ये भी सही बात है, पॉकेट मनी भी शायद हमारी उतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आशुतोष जी थोड़े भाग्यशाली हैं कि उनकी पॉकेट मनी के बाद, स्कॉलरशिप के बाद उन्होंने पैसा बचाया भी। अब 2 साल का इनका नजरिया है और लाख रुपए है। अब तो आपके लिए एक ही सही तरीका है और वो है MIP, मंथली इनकम प्लान में आप पैसा लगाएं, जहां पर 80 से 90% फिक्स इनकम में रहेगा पैसा और 10% मैक्सिमम 10 या 15% इक्विटी में जाएगा। तो आपके लिए कमोबेश हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आने की गुंजाइश है। और अगर उतनी भी रिस्क आप नहीं लेना चाहते हैं और फिक्स आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, थोड़ा थोड़ा रिटर्न चाहिए, तो फिर आप 2 साल के लिहाज से आप शॉर्ट टर्म फंड में पैसा लगाएं, जिसकी जनरली एक ड्यूरेशन पोर्टफोलियो की 6 महीने की होती है, ताकि आपके नेगेटिव रिटर्न आने की गुंजाइश नहीं के बराबर हो जाए और थोड़ा थोड़ा पैसा आप थोड़ी थोड़ी यूनिट्स हर महीने जितना गेन्स हो रहा है उतना आप रिडीम कर सकते हैं। तो या तो MIP या फिर शॉर्ट टर्म प्लान, ये आपके लिए सही होगा। तो ये तरीके आपके लिए हो सकते हैं ताकि आप अपने कॉर्पस को सेफ रखें और हर महीने आपको आमदनी भी होती रहे। हरिओम गुप्ता कानपुर से सवाल पूछ रहे हैं, इनकी उम्र है 60 साल, करीब 5 लाख रुपए सेविंग बैंक अकाउंट में है, डेट फंड में लगाना चाहते हैं, कम से कम 2 साल का नजरिया है
क्योंकि 2 साल पैसे की जरूरत नहीं है। इनकी जगह मैं होता तो पक्का लगा लेता 2 साल के लिए, क्योंकि मेरी उम्र 45 साल ही है, लेकिन इनकी उम्र है 60 साल और 2 साल के नजरिए के लिहाज से वैसे मुझे लगता है कि यहाँ से ब्याज दरें कम होगी। और आप भी इकोनॉमी के एक्सपर्ट है प्रदीप, आपको भी लगता होगा ब्याज दरें यहाँ से कम होगी 2 साल में? पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। अगर 2 साल में अभी जो ब्याज दरें हैं उससे नीचे ब्याज दरें गई तब तो आपको पक्के तौर पर गुप्ता साहब मुनाफा होगा। अब डेट फंड में किस तरह से मुनाफा होता है? 2 तरीके से। पहला तो ये कि जो कुछ भी इंटरेस्ट इनकम आ रही है उससे कमाई होती है, और दूसरी ये कि जो कुछ भी वो पोर्टफोलियो है, जिन बॉन्ड्स में, जिन डिबेंचर्स में, जिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उस फंड ने पैसा लगाया, उसके भाव जो ऊपर नीचे होते हैं, जिसे कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर भाव में कमी, कैपिटल डेप्रिसिएशन कहते हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो अगर अगले 2 साल में आप भी हमारी तरह मानते हैं, समझते हैं, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि ब्याज दरें कम होगी, तब तो आप 2 साल के लिए पैसा लगा सकते हैं एक बॉन्ड फंड में। और अगर आपको लगता है कि नहीं ब्याज दरें कम नहीं होगी, तो फिर ऐसे में आपको बजाय बॉन्ड फंड में पैसा लगाने के शॉर्ट टर्म फंड में पैसा लगाना चाहिए, जहां पर आपके लिए रिस्क काफी कम है। क्योंकि आपकी उम्र 60 साल है, तो इसलिए हम आपको रिस्की प्रोडक्ट थोड़ा भी नहीं बताना चाहते हैं। तो अगर सिर्फ उम्र के लिहाज से देखें तो आपके लिए शॉर्ट टर्म फंड ठीक है जो 2 साल के लिए हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा या तो एक काम करें, 5 लाख रुपए में से आप आधा डाल दें बॉन्ड फंड में जो 2 साल के लिए रखें, और आधा आप शॉर्ट टर्म फंड में डाल दें, तो ये आपके लिए कॉम्बिनेशन हो सकता है। हालांकि रिटर्न में 1-8% ऊपर नीचे होने से लाख 2 लाख की रकम पे बहुत फर्क नहीं पड़ता, आपको ज्यादा चिंता करनी पड़ती है लेकिन बड़ा कॉर्पस हो इनके लिए। लेकिन ज्यादा बड़ी चिंता की बात होगी अगर ये रिटायर हो गए, हमें पता नहीं कि कई जगह पे आपको 65-70 साल तक के काम करने का मौका मिलता है। ये जो आपने ऑप्शन बताए हैं, क्या ये कभी भी इमरजेंसी आ गई तो मिल जाएगा ना पैसा? हाँ, इमरजेंसी में तो किसी भी दिन मिल जाएगा, लेकिन जब आप डेट फंड में डालेंगे तो मिनिमम 6 महीने का लॉक इन पीरियड होगा। हाँ। और अगर आप शॉर्ट टर्म फंड में डाल रहे हैं तो मेरे ख्याल से वहां पर लॉक इन पीरियड है ही नहीं, और अगर है तो 7 दिन का है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सेफ्टी के हिसाब से इन्हें कह रहा हूं। अच्छा, आप एग्जिट लोड देकर तो कभी भी निकल सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन डेट फंड में एग्जिट लोड देना बहुत भारी पड़ता है, दुखता है, क्योंकि आप कमाते कितना है, मुश्किल से 7-8%, उसमें से आधा 1% अगर फंड को दे देंगे तो आपने कमाया क्या? तो इसलिए दोनों तरह का मिक्स बना लेना वो इनके लिए बेस्ट होगा। चलिए, तो यह है आपके लिए प्लान। आप अब भी निवेश कीजिए, जल्दी कीजिए, और सेविंग बैंक से तो पैसा निकालिए, क्योंकि आप अपनी खून पसीने की कमाई के ऊपर थोड़ी तो आपको फिक्र होनी चाहिए कि अच्छा रिटर्न मिलता रहे। कम से कम महंगाई तो आपके ऊपर रिकवर हो, ताकि आपने जितना कमाया है उतना आप पूरा खर्च करें, वरना जब आप खर्च करेंगे तब तक इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसके साथ ही वक्त है इजाजत लेने का। पहला कदम के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते लौटेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ, तो आप बने रहिए।